कुलदीप, मैं राजमहल जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी बेटा। माँ, आप राजमहल में इतना देर क्या करती हो? राजमहल में काम करने वाली और सब दास दासियाँ आपसे बहुत पहले आ जाया करते हैं। बेटा, ये सब तू क्यों जानना चाहता है रे? तू केवल खेल कूद और पढ़ाई लिखाई कर, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं तो खेल कूद पढ़ाई लिखाई तो करता हूँ और आपको तो पता ही है मुझे पढ़ाई के सिवा खेल कूद में उतना मन नहीं लगता। हाँ बेटा, इसलिए ही तो कह रही हूँ, तू ये सब बातों पर क्यों ध्यान देता है? केवल तू अपनी पढ़ाई पर मन लगा। लगता है माँ ऐसे नहीं बताएगी। मिल गया तरकीब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ बेटा। माँ, अब क्या हुआ? जल्दी बोल। माँ, आज मैं भी आपके साथ राजमहल जाऊंगा। ये तू क्या बोल रहा है रे? अभी तू कह रहा था तुझे पढ़ाई के सिवा खेल कूद में उतना मन नहीं लगता, और ये क्या नया जिद पकड़ लिया है? माँ, केवल आज भर मुझे राजमहल ले चलो, फिर मैं कभी ले जाने की जिद नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, लेकिन एक ही शर्त पर। क्या शर्त है माँ? तू महारानी के कक्ष जहाँ मैं काम करती हूँ छोड़कर कहीं नहीं जाना और किसी से कुछ सवाल जवाब नहीं करना। ठीक है माँ। दोनों माँ बेटे राजमहल जाने लगते हैं। अरे ललिता, ये बच्चा कौन है? जी, मेरा बेटा कुलदीप है। ये तो कितना सुंदर है। बेटा कुलदीप, बोलिए रानी माँ। जब तक तुम्हारी माँ काम करती है मेरे बेटे के साथ खेलोगे? मुझे कुछ जरूरी काम है बेटा। हाँ रानी माँ, खेलूंगा। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे को अच्छे से रखना, और हाँ, मेरे कक्ष से तुम कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है रानी माँ। रुक बच्चे रुक, भागो मत, भागो मत। माधुरी, ये लड़का कौन है और मेरे बेटे के साथ क्या कर रहा था? स्वामी, ये मेरी दासी ललिता का बेटा कुलदीप है। माधुरी, उस शूद्र का बेटा है ये? कितनी बार मैंने तुझे समझाया है ये नीच जातियों को महल में काम पर मत रखो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। स्वामी, आखिर ये भी तो इंसान है, तो फिर हम इनसे इतना घृणा क्यों करते हैं? ये इंसान हैं, लेकिन नीच जाति के। कहाँ हम क्षत्रिय जाति के और कहाँ ये शूद्र जाति के। इन्हें हमारी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भी महाराज, हमने आपके आदेशानुसार इस राज्य के सभी शूद्रों को निकलवा दिया है। केवल ये लड़का और इसकी माँ रह गए हैं। आप कहो तो इन दोनों को भी निकलवा दूं। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? क्या आप में दया नाम की कुछ भी नहीं है? तुम चुप हो जाओ माधुरी, मंत्री सही कह रहा है। ये हमारे क्षत्रिय होने की शान पर आंच आने से बचाने की कोशिश कर रहा है। आज से इस राज्य में कोई नीच जाति नहीं बचेगा। सैनिक, जाओ, रानी के कक्ष में कार्य कर रही दासी को यहाँ ले आओ। जो आ गया महाराज। चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। जी चलिए। महाराज की जय हो। सुन लो तुम दोनों माँ बेटे, आज इसी वक्त ये राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कीजिए महाराज, हम दोनों माँ बेटे का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके पिताजी भी 5 वर्ष पहले शहर काम पर निकले हैं और आज तक घर नहीं लौटे हैं। हम कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम दोनों को जहाँ जाना है जाओ, क्योंकि इस राज्य में तुम जैसे नीच जाति के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कीजिए महाराज, हम दोनों माँ बेटे पर रहम कीजिए। अगर तुम दोनों खुद से इस राज्य को छोड़कर नहीं गए तो मजबूरन मुझे अपने आदमी से कहकर तुम दोनों को धकेल कर यहाँ से निकालना पड़ेगा। रुक जाइए स्वामी, मैं इन दोनों को समझा बुझाकर इस राज्य से भेज दूंगी। इन पे जोर जबरदस्ती मत कीजिए। जैसे समझा बुझाकर तुमको निकालना है निकालो। मुझे कल से इस राज्य में ये दोनों माँ बेटे दिखाई नहीं देना चाहिए। चलो तुम दोनों माँ बेटे मेरे कक्ष में। मुझे माफ कर दो ललिता, मैं महाराज के शान के आगे बहुत मजबूर हूँ, लेकिन तुम दोनों चिंता ना करो। मैं तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं दे देती हूँ, जिससे तुम दोनों माँ बेटे अपनी गुजारा कर सको। ललिता अपने बेटे को लेकर प्रतापगढ़ छोड़कर चली जाती है।
माँ, मैं महाराज से इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वे बड़े घराने के उच्च जाति के लोग हैं। माँ, क्या हम उनके समान इंसान नहीं हैं? छोड़ वो सब, फिलहाल हमें कहाँ रहना है उसकी सोच। हाँ माँ, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, आज रात इसी पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, क्योंकि काफी रात हो गई है और कल फिर कहीं जाएंगे। देखते हैं भगवान हमें कहाँ आश्रय देता है। दोनों माँ बेटे उस रात भूखे पेट एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अरे, ये दोनों इस पेड़ के नीचे क्यों सोए हुए हैं? बेटी, ओ बेटी, उठो बेटी, भोर हो गई है। बेटी, ऐसा लगता है जैसे ये तेरा बेटा है। हाँ बाबा, ये मेरा बेटा कुलदीप है। इस तरह ललिता बाबा को सारी बात बता देती है। बाबा, महारानी ने हम पर तरस खाकर ये सोने की पोटली दिया है, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। हम जाएंगे कहाँ? आखिर किस गांव में जाएंगे? ये हमें बता दीजिए बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ। बेटी, तुम पर हुए यह अत्याचार को सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मनुष्यों को उनके जात से नहीं परंतु उनके कर्मों से ऊंच नीच समझा जाता है। कोई बात नहीं बेटी, आज से तुम दोनों मेरे कुटिया में रहोगे और इस पोटली को तुम संभाल कर रखो। ये तुम्हें या फिर तुम्हारे बेटे को भविष्य में किसी विशेष कार्य में काम आएगा। बाबा ललिता और कुलदीप को अपने कुटिया ले जाते हैं। आज से तुम दोनों यहीं इस कुटिया में रहना, यही तुम लोगों का घर है। बाबा, आज आपने एक पिता के समान अपने बच्चों को आश्रय दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बेटी, सब ईश्वर की महिमा है, हम तो बस माध्यम होते हैं। बाबा, आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हो, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कुलदीप, क्या ज्ञानियों से ऐसे ही बात किया जाता है? नहीं नहीं बेटी, तुम उसे पूछने दो, उसे डांटो नहीं। पूछो कुलदीप, क्या पूछना चाहते हो? बाबा, क्या कभी प्रतापगढ़ के महाराज के हृदय से ऊंच नीच के भेदभाव जैसी बात दूर होगी? बेटा, ऐसे अहंकारी मनुष्य को जब तक भारी ठेस नहीं लगता तब तक नहीं सुधरता। बाबा, तो उन्हें भारी ठेस कैसे लगेगा? बेटा, अभी तुम इंतजार कर, क्योंकि इतने कम उम्र के बच्चे खेल कूद के अलावा इतनी बड़ी बात को नहीं समझते। और जब ईश्वर ने तुम्हें इतनी समझ दिया है तो आज से तुम मेरा शिष्य बन जा, और जब तू ज्ञानी हो जाएगा तो हो सकता है ईश्वर तुम्हारे द्वारा ही राजा का अहंकार तोड़े। मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ बाबा। बाबा कुलदीप को ज्ञान सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। बेटा, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई, इसलिए तुम अपने ज्ञान के बल से राजा के अहंकार को जल्दी ही तोड़ोगे। परंतु क्या बाबा? तुम्हें मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान को सिद्ध करके दिखाना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा बाबा? कुलदीप, तुम्हें अपने बुद्धि और ज्ञान से रत्नागर समुद्र में मौजूद एक गुफा के अंदर से वह जादुई पत्थर को लाना होगा, क्योंकि आज तक उसे मेरे गुरुदेव और मुझे छोड़कर कोई नहीं ला सका। बाबा, क्या आप उस जादुई पत्थर को किसी समय लाए हैं? हाँ वत्स। तो क्या मुझे उस पत्थर को आपको दिखाकर फिर वापस उसी जगह में जाकर रख आना होगा? नहीं कुलदीप, अगर तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से उस पत्थर को यहाँ लाने में सफल हो गए तो तुम्हें उस पत्थर से कुछ वाक्यों से बात करना होगा, फिर वह पत्थर खुद पे खुद उसी जगह स्थित हो जाएगा। मुझे किन वाक्यों से बात करना होगा बाबा? बेटा, यह कहना होगा, जा जादुई पत्थर, तू अपने जगह जाकर स्थित हो जा। मुझे अभी तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बस अपने गुरुदेव से पाया हुआ बुद्धि और ज्ञान को सिद्ध कर रहा था, जो कि मैं सफल हो गया, और फिर वह पत्थर गायब हो जाएगा। बाबा, मुझे बस इतना बता दीजिए, वह समुद्र यहाँ से कितनी दूर पर है और कौन सी दिशा में है? कुलदीप, वह समुद्र यहाँ से 4 मील की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। ठीक है बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कुलदीप जादुई पत्थर को लाने चला जाता है।
रुको रुको युवक, मैं जानती हूँ तुम रत्नागर समुद्र में जादुई पत्थर को लाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम इसके आगे जा सकते हो। और अगर तुमने जवाब नहीं दिया और जाने की जिद की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूछो पक्षी, तुम्हारा क्या सवाल है? तो सुनो युवक, वो कौन सा चीज है जिसे खरीदने पर काला, जलाने पर लाल तथा फेंकने पर सफेद होता है? पक्षी, वह वस्तु कोयला है, क्योंकि हम जब किसी से कोयला को खरीदते हैं उस वक्त वह काला होता है और उसे जलाने पर वह लाल दिखाई देता है और फिर पूरी तरह से जलने के बाद वह सफेद दिखाई देता है, जिसे हम फेंक देते हैं। अति उत्तम युवक, तुम्हारी बुद्धि तो सामान्य मनुष्यों से बढ़कर है। अब तुम आगे जा सकते हो। कुलदीप आगे निकल जाता है। सुनो युवक, जिस दृश्य को तूने देखा उसका दृष्टांत बताओ, तभी तुम आगे जा सकते हो। और अगर तूने गलत जवाब देकर आगे बढ़ना चाहा तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तो सुनो मेढक, जिस दृश्य को मैंने देखा उसका मतलब है वह बड़ा तालाब दुनिया के उन मनुष्यों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, परंतु बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बहुत खूब युवक, तू तो बहुत ज्ञानी है। अब तुम आगे जा सकते हो। ये लो जादुई गोली, इसे अपने साथ रखो। इसे खाकर ही तुम समुद्र में जाना, ताकि तुम समुद्र में सांसें ले सको। अब मुझे समुद्र के अंदर जाना चाहिए, लेकिन उस मेढक के दिए गोली को खा लेता हूँ ताकि मैं पानी में सांस ले सकूं। कुलदीप गोली को खा लेता है। वो गुफा दिखाई नहीं दे रहा जिसके बारे में बाबा ने बताया था। मिल गया गुफा। लगता है यह वही गुफा है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। चलो अंदर जाके देखता हूँ। इतना बोलकर कुलदीप उस गुफा के अंदर चला जाता है। मिल गई, यही है वह पत्थर। चलो इसे ले चलता हूँ। ले जाना बच्चू, ले जाना। लेकिन पहले अपनी बुद्धि का परिचय देकर मुझे संतुष्ट तो करो। अब तुझे भी जो पूछना है पूछ ले विषधर भाई, मैं तुम्हारा भी उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझको छोड़ मेरे बच्चे खा ले। क्या है बताओ। विषधर भाई, वह वस्तु इलायची है, क्योंकि उसके खोली हरी रंग की और उसके अंदर के दाने काले रंग के होते हैं और वह दाना ही खाने के उपयोग में आता है। वाह युवक, तुम तो वास्तव में बुद्धि की प्रतीक हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। अब तुम ये पत्थर को ले जा सकते हो। कुलदीप जादुई पत्थर को उठा लेता है। ये लीजिए बाबा जादुई पत्थर को। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। आज तूने मेरे द्वारा सिखाया गया बुद्धि और ज्ञान को सिद्ध कर दिया। अब तुम इस पत्थर को अपनी जगह भेज दो। जा जादुई पत्थर, तू अपने जगह जाके स्थित हो जा। मुझे अभी तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बस अपने गुरुदेव से पाया हुआ बुद्धि और ज्ञान को सिद्ध कर रहा था, जो कि मैं सफल हो गया। कुलदीप, मेरे साथ कुटिया के अंदर चलो। बेटी ललिता, अब तुम दोनों को यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हम आपसे दूर कैसे रहेंगे? कृपा करके हमें ना भगाइए। बेटी, तुम लोगों को भगा कौन रहा है? परंतु अब वह समय आ गया है कि प्रतापगढ़ के राजा का घमंड चूर चूर हो सके, और ईश्वर ने यह काम तुम्हारे बेटे कुलदीप को सौंपा है। परंतु आप अकेले कैसे रहोगे बाबा?
बेटी, ऋषि मुनियों को तो सन्यासी जीवन ही भाता है और तुम लोगों के साथ रहने से पहले भी तो मैं अकेला ही रहा करता था, परंतु ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं तपस्वी होकर भी तुम लोगों को आसरा दे सकूं। इसलिए तुम दोनों मेरी चिंता ना करके अपने आगे की कार्य पे ध्यान दो। कुलदीप और ललिता बाबा से आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं। माँ, प्रतापगढ़ का कोई भी जन मुझे नहीं पहचानेगा, परंतु तुम्हें सभी पहचान जाएंगे। बेटा, तो फिर हम क्या करें? क्या हम राजा के अहंकार को चूर करने की बात को छोड़कर किसी और गांव में बसने चले? यही अच्छा होगा बेटा। नहीं माँ, ये अच्छा नहीं रहेगा। राजा का अहंकार को तो चूर करना ही पड़ेगा। और मेरे हृदय में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है कुलदीप? माँ, यहाँ से कुछ ही दूर में मेरा एक मित्र रहता है और वह बेचारा अनाथ है। आप उसी के घर कुछ वर्षों तक रहकर मेरा इंतजार करना। दोनों माँ बेटे आगे चलने लगते हैं। संतोष, ओ संतोष। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे? कुलदीप संतोष को सारी बात बता देता है। पहले तुम दोनों अंदर आओ। चाची, आप मेरे घर आराम से रह सकती हो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में है भी कौन। ये लो मित्र, इसे रखो। ये घर के खर्चे चलाने में सहयोग करेगा। ये तू मुझे क्या दे रहा है मित्र? क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है? और जब पहली बार बाबा के साथ तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई थी तब तो तुम मुझे देखा ही था ना कि मैं अपनी कमाई में से ही जंगल की पक्षियों को दाना देने जाता हूँ। मित्र, मैं तुम्हारी दया की भावना को स्मरण करने के बाद ही तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसे रख ले और इनकार ना कर। संतोष पोटली को रख लेता है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। जा बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। किसी भी बड़े काम को करने के लिए पहले छोटा काम करना पड़ता है और किसी भी लंका को ढाने के लिए उस लंका के चप्पे चप्पे का हाल जानना पड़ता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। सैनिक भाई, मैं मगधपुर से काम की तलाश में निकला था और मुझे कहीं काम नहीं मिला, सो मैं राजा के पास उम्मीद लेकर आया हूँ कि वह मुझे काम दे देंगे। लेकिन तुम क्या काम करते हो? भाई, मैं किसान का काम करता हूँ। अरे भाई, महाराज के महल में खेती थोड़ी ना होता है जो तुम्हें वे अपने खेत में काम पर रख लेंगे। उनके राज्य में बहुत किसान हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कहीं और चले जाओ। भाई, मैं बागवानी का भी काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मुझे वो भी मिल जाए तो मैं कर लूँगा। कृपा करके तुम मेरे लिए महाराज से एक बार विनती करो। ठीक है भाई, मैं अभी महाराज से बात करके आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, मगधपुर से एक व्यक्ति काम की तलाश में आपसे काम मांगने आया है। क्या काम मांगने आया है? महाराज, वो बागवानी का काम करता है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जाओ भाई, महाराज ने तुम्हें अंदर बुलाया है। धन्यवाद भाई, तूने मेरे लिए महाराज से बात करके आया। अरे भाई, तू पहला इंसान है जिसने मुझे धन्यवाद बोला है, नहीं तो हम छोटों को कौन महत्व देता है। अरे भाई, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, क्योंकि इस जगत में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। प्रणाम महाराज। तो तुम ही वो युवक हो जिसे बागवानी का काम चाहिए? जी महाराज, मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारा जात क्या है? अकड़ देखो इसकी, आज भी उच्च जाति के अहंकार में डूबा है। मैंने पूछा तुम्हारा जात क्या है? जी महाराज, मैं वैश्य जाति से हूँ। लेकिन तुम व्यापार छोड़कर ये बागवानी का काम करने क्यों आए हो? क्योंकि महाराज, इस वक्त मेरे पास व्यापार करने के लिए मूलधन नहीं है। मैं कुछ वर्ष काम करके जो धन कमाऊंगा उसे फिर मैं अपना व्यापार करूंगा। हम कैसे माने कि तुम हमसे सच बोल रहे हो कि तुम वैश्य जाति से हो? इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? यह श्लोक को गौर से सुनिए महाराज, तब आपका शक दूर हो जाएगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात हे राजन, सिर्फ इच्छा करने से ही काम पूरा नहीं होता, परंतु हमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी काम पूरे होते हैं। अरे, तुम तो कोई ब्राह्मण के वंश से लग रहे हो। नहीं महाराज, मैं वैसी जाति का हूँ। फिर तुम ऋषि मुनियों जैसी ज्ञान की बात कैसे जानते हो? महाराज, मैंने 16 वर्ष तक अपने गुरु से शिक्षा पाई है। अब तो आप मुझे बागवानी की काम दे देंगे ना?
नहीं युवक, तुम बगीचे में काम करने के लायक नहीं हो, बल्कि तुम किसी ऊंचे पद पर नियुक्त करने के योग्य हो। हाँ युवक, महाराज सही कह रहे हैं, तुम तो एक ज्ञानी पुरुष हो। आज मैं तुम्हें अपने हर एक दास दासियों पर तथा सैनिकों पर प्रधान नियुक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। जाइए मंत्री जी, इसे इसके कामों को समझा दीजिए। लेकिन एक बात, तूने अब तक अपना नाम नहीं बताया युवक। महाराज, मेरा नाम संजय है। मंत्री कुलदीप को सारा काम समझा देता है। ठीक है संजय, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मंत्री जी, आप जा सकते हैं। अरे, ये व्यक्ति तो मेरे पिता के जैसा दिख रहा है। सुनो सैनिक, तुम इस दरवाजे को खोलो। चाचा, क्या आपका नाम सुभाष है? हाँ हाँ, मैं सुभाष हूँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बस पिताजी, बस। पिताजी, आप माँ और मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे और इस बंदी गृह में कैसे आए? बेटा, मैं तो 1 साल बाद ही शहर से व्यापार करके प्रतापगढ़ आ रहा था। हरिया, ये तो शूद्र जाति सुभाष लग रहा है। हाँ मंत्री जी, वही है। अरे ओ सुभाष, इधर आ। कहिए मंत्री जी, कैसे हैं? हम कैसे रहेंगे, हम तो कल भी ठीक थे और आज भी ठीक हैं, लेकिन तुम्हें इस राज्य को अपने परिवार के साथ छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। भला मैं क्यों इस राज्य को छोड़ूं मंत्री जी? मेरे तो पूर्वज ही इसी राज्य के थे। इस राज्य के तुम्हारे पूर्वज थे, लेकिन अब से उनके वंशजों को यहाँ से भगाया जा रहा है और महाराज का यही आदेश है, जो शूद्र जाति के लोग हैं तथा जितने भी राज्य में छोटी जाति के हैं, उन्हें राज्य से निकाल दो। लेकिन मैं अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। हरिया, इसकी अच्छी से धुलाई कर रहे। इसे हमेशा के लिए कारागार में डाल दो। फिर कुलदीप भी अपने पिता को अब तक की सारी बात बता देता है। प्रधान जी, फिर आप राजा का अहंकार कैसे तोड़ेंगे? क्या तुम भी राजा के अहंकार से नाराज हो सैनिक? मैं ही नहीं, बल्कि मुझे जैसे बहुत सैनिक और दास दासियां भी नाराज हैं। आखिर क्यों सैनिक भाई? क्योंकि राजा हमारे महीने भर की तनख्वाह कम देता है। अब आप ही बताइए, मेरा महीने भर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? लगभग 100 तांबे के सिक्के। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु हमें केवल 40 तांबे की सिक्के मिलते हैं। 60% कम मिलता है, जिससे कभी कभी तो मुझे पूरे परिवार के साथ भूखा सोना पड़ता है। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को अपना हक का कमाई मिलना चाहिए? हाँ प्रधान जी, लेकिन हम गरीब इन अमीरों से कैसे अपना हक ले सकते हैं? एकजुट होकर। एकजुट होकर? मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। सैनिक भाई, मुझे ये बताओ, राजा किसके सहारे पूरा राज्य चला रहा है? अपने लोगों के सहारे। वे लोग कौन हैं? मेरे जैसा ही सब गरीब लोग। तो अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम सब राजा के विरुद्ध होकर एक साथ आवाज उठाओगे तो राजा कमजोर पड़ेगा या नहीं? और राजा तुम सब के डर से तुम्हें तुम्हारा हक देने का वादा करेगा या नहीं? आपने तो मेरी आंखें खोल दी प्रधान जी, लेकिन एक बात का डर है। कैसा डर सैनिक भाई? हमारे तरफ से कौन हमारा अगुवा होगा जो राजा से बात करेगा? इसके लिए मैं और तुम पहले अपने सारे लोगों को एक साथ बुलाकर उनकी आंखें खोलेंगे। फिर उसके बाद अगर तुम सबको अच्छा लगे तो मुझे अपना अगुवा बना लेना। कुलदीप और सैनिक मिलकर सारे सैनिक और दास दासियों को राजा के विरुद्ध भड़का देते हैं। क्या हुआ संजय, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हैं? महाराज, इन्हें अपना हक चाहिए। कौन सा हक चाहिए? इनको महीने का तनख्वाह 60% कम दिया जाता है, इसलिए अब से इनको महीने का 100% तनख्वाह चाहिए। मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, उससे क्या? उससे है महाराज, इतनी कम तनख्वाह से इनकी जीविका अच्छा से नहीं चल पाता। लेकिन इनकी इतनी समझ कहाँ से आई? जरूर ये तुम्हारी ही चाल है। लेकिन मैंने तो तुम्हें इतना सम्मान किया कि तू केवल बगीचे का काम करने आया था, और मैंने तुझे तुम्हारे ज्ञान को सुनकर इन सभी पर प्रधान ठहरा दिया, और तूने बदले में इन्हें मेरे विरुद्ध कर दिया।
आपने मुझे वैसी रूप में काम पर रखना चाहा था महाराज, परंतु याद कीजिए आज से 16 वर्ष पहले जब आपने मुझे और मेरी माँ, जिनका नाम ललिता है, शूद्र जाति कहकर राज्य से निकाल दिया था। तो तुम मुझ शूद्री का बेटा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए महाराज, अगर आप प्रधान जी को हाथ भी लगाए तो हम सब भूल जाएंगे कि आप हमारे महाराज हैं। और ऐसे भी अब हम सब आपको इस राज्य के राजा के रूप में नहीं देखना चाहते। हम सब इस शूद्री कुलदीप को इस राज्य का राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये व्यक्ति हमारा पूरा पूरा हक देगा। क्यों भाई? हाँ हाँ, कुलदीप ही हमारा राजा होगा। महाराज, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जाति से नहीं परंतु अपने कर्मों से ऊंचा नीचा होता है। और अगर हम बड़े हैं तो इसलिए बड़े हैं ताकि अपने से नीचे वालों की भावनाओं को समझ सके और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करके और उनका सम्मान करे, ना कि उनसे तुच्छ समझे। हाँ कुलदीप, आज मुझे ये एहसास हो गया कि मैं जाति के शान में इतना अहंकारी हो गया था कि मैं समझता था केवल उच्च जाति और अमीर लोग ही समाज में सम्मान के योग्य होते हैं, लेकिन मैं गलत था। सच तो ये है कि जातियों को हमने ही बांटा है और मनुष्य तो सब एक ही हैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, आज इसी वक्त मैं अपने परिवार के साथ इस राजपाट को तुम्हें सौंपकर और कहीं दूर जाकर गरीबों के जैसा जीवन बिताऊंगा। नहीं महाराज, मैं तो बस अपनी शूद्र होने के अपमान को हटाना चाह रहा था और आपके अहंकार को चूर करना चाह रहा था। ये राज्य के लोग, ये राजपाट जो आपका है सो आपका ही रहेगा, इसलिए आप अब से कभी भी इनका हक नहीं मारिएगा। यही मैं आपसे विनती करता हूँ, और ना ही किसी छोटे जाति का अपमान कीजिएगा। धन्य है तू कुलदीप, जिसे ईश्वर ने इतना संतोषजनक पुरुष बनाए। मैं आज से वादा करता हूँ, मैं अपने राज्य में सभी गरीबों तथा राजमहल में कार्य कर रहे क्या ऊंच नीच जाति सभी को अपने भाई बंधु के जैसा ही प्रेम करूंगा तथा उनका पूरा पूरा हक दिया करूंगा। तथा जितने भी शूद्र जातियों को मैंने अपने राज्य से निकाला है, आने वाले 2 वर्षों तक पुनः उन्हें उनके पूर्वजों के राज्य में लौटाने का कोशिश करूंगा। मुझे भी आप सब माफ कर दीजिए। मैं भी महाराज के आदेशानुसार शूद्रों पर तथा और सब छोटी जातियों पर बहुत अत्याचार किया है। हम सब महाराज के साथ साथ आपको भी माफ करते हैं मंत्री जी। कुलदीप, मैं आज तुम्हें इस राज्य का नए मंत्री के रूप में नियुक्त करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? अभी तुरंत आपने सभी को अपने भाई बंधु जैसा प्रेम करने का वादा किया है और आप मंत्री जी के पेट पर लात मारना चाह रहे हो। नहीं कुलदीप, मैं मंत्री जी को तुम्हारे पद पर नियुक्त करता हूँ और तुम्हें इस राज्य का नया मंत्री घोषित करता हूँ। महाराज रणवीर की जय, मंत्री कुलदीप की जय। फिर कुलदीप अपने पिता के साथ जाकर अपनी माता और अपने मित्र को प्रतापगढ़ ले आता है।